हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है कैश बजट। यस, कैश बजट। कैश बजट को आप अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग नाम से देख सकते हो, खास करके ये कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर्स में आता है। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करें तो कैश बजट के जो चैप्टर का नाम है, अगर आप टीवाई बैक में हो या एफवाई बैक में हो या किसी और सब्जेक्ट में आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको अलग अलग नाम से ये चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको प्रिपरेशन उसके अंदर एक ही चीज रहेगा, कैश बजट। ठीक है, आपको कैश बजट बनाना कैसा है। हाँ, अगर हम बात करें टीवाई बैक में, खास करके अगर आप टीवाई बैक में हो, ठीक है, तो आपको चैप्टर्स मिलेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अब जहां भी आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आ जाए तो समझो आपको वहां से बजट प्रिपरेशन करना है। और बजट बहुत तरह के होते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, सेल्स बजट होता है, एक्सपेंडिचर बजट होता है, कैश बजट होते हैं। ऐसे बहुत तरह के अलग अलग बजट होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर्स का वीडियो और बना दिया जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, ऑलरेडी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज जो पढ़ा रहा हूँ, कैश बजट सिखा रहा हूँ, उसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इजी वे तरीके में। क्लियर है इन डिटेल। तो आज का मेन हमारा फोकस है, हमें सीखना है कैश बजट। और इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल बजट। ठीक है, नाम अलग अलग भले ही हो, लेकिन उसके अंदर की जो कॉन्सेप्ट है आपको एक ही तरह के मिलेंगे। खाली बस याद रखो कि आप प्रिपरेशन क्या करें, आप क्या बनाने वाले हो, कैश बजट। तो आज के लेक्चर में हमें सीखना है कैश बजट क्या होता है, कैश बजट के फॉर्मेट्स कैसे याद रखें, और कैश बजट के छोटे मोटे कैलकुलेशन। आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन लेकर आऊंगा, कैश बजट कैसे सॉल्व करते हैं ये लेक्चर में, लेक्चर 1 में। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 का ऐसा कंटिन्यू सीरीज चलेगा हमारा, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे कैश बजट को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप लेक्चर 1 देख रहे हो तो लेक्चर 2 को भी सीखो, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इसके जितने भी कंटिन्यू सीरीज आएंगे आप उन पूरे सीरीज को कंटिन्यू देखो, अंडरस्टैंड करो, ताकि आपका पूरा कैश बजट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए एक ही बार में। ठीक है, एक ही बार। इन सेंस क्या होता है कि आपने आज के लेक्चर्स में आपने सीखा कैश बजट का फॉर्मेट, एक छोटा क्वेश्चन लिया, हो सकता है कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी अलग हो जाए, कुछ कॉन्सेप्ट अलग हो जाए, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट अलग हो जाए किसी और नए क्वेश्चंस में, तो इसके लिए कंटिन्यू सीरीज चलने वाला है। तो लेक्चर 1 को सीखो, लेक्चर 1 के बेस पे लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें स्टार्ट करना है कैश बजट। देखो, कैश बजट अगर आप जाओगे, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में है, कैश बजट के आपको अलग अलग मेथड्स मिलेंगे। तो अलग अलग मेथड्स में हम सिर्फ एक ही मेथड सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल आपके जो कॉन्सेप्ट, आपके जो सब्जेक्ट और सिलेबस रिलेटेड है वही है। ठीक है, उसको हम लोग लेंगे, जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। कैश बजट में हम कौन सा मेथड सॉल्व करने वाले, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कैश बजट में कौन से कैश बजट को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप देखोगे, नोट्स को रिफर करोगे, तो आपको नोट्स में कैश बजट के अलग अलग मेथड्स के बारे में दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट कैपिटल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग 10-15 नाम है, 10-12 नाम है जो भी रहेंगे वहां पे। ठीक है, उसमें से हमें एज पर द सिलेबस के हिसाब से क्या सीखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड के हिसाब से हमें कैश बजट सॉल्व करना है। बस ये मेथड का नाम याद रखो। क्लियर है? ओके, अब इसके इजी वे में आ जाते हैं। कैश बजट होता क्या है? कैश बजट वो होता है जिसमें हम कैश फाइंड करते हैं, या हम ये पता लगाते हैं कि अगर हमने स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ पैसे थे तो हमने कुछ खर्चे किए होंगे, कुछ हमें मिला रहेगा, तो जो खर्चे किए हैं उसको माइनस करना है, जो मिला रहेगा उसको एक्सेप्ट करना है। मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, रिसिप्ट और पेमेंट। कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट, यही चीज आपको देखनी है। ठीक है, कैश कम्स इन ऐड करना है, कैश गोज आउट माइनस करना है। कैश कम्स इन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, और कैश गोज आउट को क्या बोलते हैं, पेमेंट। अगर पैसा आया तो रिसिप्ट हुआ, पैसा गया तो पेमेंट हुआ। ठीक है, तो उसका फॉर्मेटिंग क्या बनेगा, हो गया सर फॉर्मेटिंग, यही तो है आपका फॉर्मेटिंग। इतना छोटा सा, यस, लेकिन जितना छोटा दिखता है, जितना सिंपल दिखता है, उतना सिंपल नहीं होता है। आपको एक आधा एडजस्टमेंट इतना ट्रिकी दे देगा कि आप उसको कैलकुलेट करते रह जाओगे, लेकिन कैलकुलेट हो नहीं पाएगा। इसके लिए एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है कि आपको दिख तो बहुत सिंपल रहा है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें रहेगा आपके पास ओपनिंग कैश, शुरुआत होती है ओपनिंग कैश से। ठीक है, आपके पास कुछ स्टार्टिंग में पैसा रहेगा, फिर आप कुछ ट्रांजेक्शन करोगे जिसमें दो ही तरह के ट्रांजेक्शन होंगे,
या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा जाएगा। पैसा मिला तो ऐड, पैसा गया तो लेस, जो बचा वो क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैश। अब यही क्लोजिंग कैश को आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम में ओपनिंग यूज करोगे। आज का जो बचा हुआ पैसा हम कल के लिए यूज करेंगे, तो कल का जो बचा हुआ पैसा वो परसों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को, डे बाय डे के कॉन्सेप्ट को हटा करके, ये कभी कैसे भी चलता है, डे बाय डे के हिसाब से चलोगे तो भी चलेगा, मंथ वाइज चलोगे तो भी चलेगा, क्वार्टरली वाइज चलोगे तो भी चलेगा, या सेमी एनुअली चलोगे तो भी चलेगा, एनुअली चलोगे तो भी चलेगा। मतलब आपको आपके कॉन्सेप्ट के बेस के हिसाब से है। तो हम क्या करते हैं, डे बाय डे 30 दिन का ट्रांजेक्शन कौन करेगा, तो हम क्या करते हैं, उसको मंथ लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस मंथ के हिसाब से जाते हैं। ये मंथ हो गया, मंथ 1, मंथ 2, 3, 4, 5, आपको जितना चाहिए उतना। आपका ट्रांजेक्शन हर साल का, मतलब हर महीने का कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो उस बेस पे आपको उस महीने का ओपनिंग बैलेंस, उस महीने में हुआ गया रिसिप्ट्स आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि पैसा आया है। पेमेंट आपको क्या करना है, लेस, क्योंकि पैसा गया, और उस महीने का जो क्लोजिंग रहेगा वो फाइंड करना है आपको, यस ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, अब ये फाइंड करके जब पता चल रहा है कि उस महीने का क्लोजिंग ये था, तो वही क्लोजिंग आपके नेक्स्ट महीने का क्या होता है, ओपनिंग होता है। बस यही खेल आपको कंटिन्यू करना है, जितने महीने का बोलेगा उतने महीने का आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में ये फाइंड करने के लिए आ जाता है, मतलब आप एक सेम पैटर्न में जाते हो क्लोजिंग फाइंड करने के लिए, और कभी कभी आपको क्लोजिंग दिया होता है और बोलता है कि बताओ ओपनिंग फाइंड करो, तो रिवर्स पैटर्न में आपको आना पड़ता है। ठीक है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। अब बात करते हैं रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, पेमेंट में क्या आएगा। अब आप TYBAP में हो या FYBAP में हो या फिर बीकॉम में हो, व्हाटएवर आप जो पढ़ रहे हो, सीए वगैरह का स्टडी कर रहे हो या CS वगैरह का स्टडी कर रहे हो, तो आपको कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि कैश कम्स इन का मतलब क्या होता है, कैश गोज आउट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बिकॉज ये कोई 11th-12th का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो 11th-12th में भी आपने वही सीखा रहेगा, 12th में। क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट था आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट करके, जहाँ पे आपने कैश के कुछ ट्रांजेक्शन्स देखे थे। ठीक है, वहां पे भी आपने कैश के बारे में सीखा था, यहाँ पे भी आपको वही करना है। और नहीं तो 11th में तो आपको सिखाया रहेगा कि ये रियल अकाउंट, एक तरह का रियल अकाउंट ही होता है, कैश कम्स इन कैश गोज आउट। व्हाट मतलब रियल अकाउंट अगर आप पढ़ोगे तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो सेम है, कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट, आपको वही चीजें पता लगानी है। लेकिन ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा उठाना है, जिस ट्रांजेक्शन में कैश की रिकॉर्डिंग हो उसी ट्रांजेक्शन को। मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में आपको सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स लेने हैं, बाकी कुछ भी नहीं, ऑन क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको बोलेगा कि भाई इस महीने में आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपने इस महीने में पेमेंट किया है, तो उस महीने का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, अगले महीने में ट्रांजेक्शन जाएगा। मतलब जिस महीने का कैश ट्रांजेक्शन होगा, जिस महीने में कैश आया या कैश गया, उस महीने में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यही है यहाँ पे कंटिन्यूअस मंथ का रिसिप्ट एंड पेमेंट बेस पे कैलकुलेशन। अब आपको हर चीज वो देखनी है कि कौन से रिसिप्ट आपको मिलेंगे। सेल्स, आपका सबसे पहला जो सेल्स होता है वो आपका रिसिप्ट में आता है। ठीक है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा, मैं आपको फॉर्मेटिंग समझा देता हूँ, जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग को ध्यान देना है, इसके पूरे फॉर्मेटिंग को आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कैश बजट में आपको जो फॉर्मेटिंग मिलेगा, स्टार्टिंग किससे होता है, देखो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको रहेगा ओपनिंग बैलेंस फॉर दी कंटिन्यूअस मंथ के हिसाब से। आपको फर्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो बाइंड करना है, रिवर्स पैटर्न या तो सीधा पैटर्न में। अभी आपको रिसिप्ट देखो, आपके पास कौन से रिसिप्ट होंगे। सबसे पहला कैश सेल्स, सेल्स आपका रिसिप्ट होगा, आपका बिजनेस है तो आपका रिसिप्ट होगा। दूसरा क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे क्रेडिट से मतलब उधारी वाला नहीं, यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आप कौन से महीने में कलेक्शन कर रहे हो सकता है आप उसी महीने में कलेक्शन करो, हो सकता है आपने स्टार्टिंग में बेचा हो। मतलब अगर आप मार्च चल रहा है तो 1 मार्च को आपने सेल किया और आप 30 मार्च को आप कलेक्शन कर रहे हो, तो हो सकता है ना आपने उसी महीने में तो कलेक्शन किया है। अगर आपको कलेक्शन उसी महीने में तो ठीक है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा। मतलब क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, या तो उसी महीने में होगा, या तो नेक्स्ट महीने में होगा, या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने में होगा। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने बोला तो उस महीने का कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। बस यही है कि आपका वो कैश किस वक्त कहाँ पे आ रहा है, वही आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कॉल मनी ऑन शेयर्स, अगर आपने शेयर्स बेच के कोई पैसा लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई शेयर इशू किए हुए हैं तो उसका आपको रिकॉर्ड आएगा।
रिसिप्ट में। दूसरा चीज है सेल ऑफ कैपिटल असेट, कोई असेट आपने बेचा है, जस्ट लाइक सोल्ड ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड फर्नीचर, या फिर कोई मशीनरी फर्नीचर वगैरह वगैरह बेच दिया है आपने, तब आपको कैश रिसिप्ट होगा, वहां पे आपको रिकॉर्ड करना है। लोन लिया है, कोई लोन रिसीव किया आपने उस महीने या कोई भी महीने में, उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। कमीशन रिसीव्ड किया है और एनी अदर रिसिप्ट। अब आप समझ ही गए रहोगे कि ये रिसिप्ट मतलब क्या होता है। रिसिप्ट मतलब किसी भी तरह का कोई कैश ट्रांजेक्शन आप ले रहे हो उस महीने या अगले महीने, उसके अगले महीने, जितने महीने का बोला उतने महीने के हिसाब से करना है। जो महीने का बोला उस महीने के हिसाब से आ गया तो रिकॉर्ड करेंगे, आगे जा रहा है नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बात खत्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला रहेगा अप्रैल मई जून, आपको बोला है कि आपने जो लोन लिया है वो जुलाई में लिया है, तो जून तक ही है, जुलाई जब आएगा तब देखेंगे, जून तक है नो रिकॉर्ड, खत्म। मतलब जिस 3 महीने का बात करें उसी 3 महीने के हिसाब से आपका कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बेस पे जाएंगे तो हमारा मिलेगा टोटल रिसिप्ट। अब टोटल रिसिप्ट के साथ आपको क्या करना है, पेमेंट्स को लेस करने हैं। ठीक है, तो हो सके कौन से पेमेंट है, कैश में खरीदा गया, या फिर पेमेंट टू सप्लायर, आपने जहां से खरीद रहे हो उसको उधारी खरीदा रहा है, तो उसको कब उधारी पे कर रहे हो, उसको जब पे करोगे तब महीने में रिकॉर्ड। वेजेस पेड है, सैलरी पेड है, कमीशन पेड है, कैपिटल एक्सपेंस मतलब कोई असेट खरीदा है क्या कैश में, तो उस टाइम पे पैसा आपका गया रहेगा। ओवरहेड्स पेड, लोन रिपेड, रेंट एंड टैक्सेस पेड और एनी अदर पेमेंट। यहाँ पे आपको सिर्फ पेड 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 ही दिखेगा, तो जहां पे पेड हुआ तो समझ जाओ आपको जहां पे पेड हो गया वो क्या होगा, आपका पेमेंट होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, कैश बजट को सॉल्व करना है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड को यूज करना है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड का यूज करके हमको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है, ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। बस इतना होना चाहिए कि आप जिस महीने का रिकॉर्ड कर रहे हो उस महीने में उस कैश का रिकॉर्ड होना चाहिए, उस कैश की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। 2 महीने के बाद का है तो 2 महीने के बाद, 1 महीने का तो 1 महीने का, और ऑन द स्पॉट है तो ऑन द स्पॉट। ठीक है, रिसिप्ट एड पेमेंट लेस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस, और क्लोजिंग कैश बैलेंस ट्रांसफर टू द नेक्स्ट मंथ ओपनिंग। और व्हाट एवर द आपका जो क्वेश्चन सिचुएशन दिया रहेगा, वेदर इट इज मंथ वाइज, वेदर इट इज डे वाइज, वेदर इट इज वीक वाइज, वेदर इट इज सेमी एनुअल, एनुअल, व्हाट एवर द कैटेगरी। ठीक है, तो आपको जैसा कैटेगरी रहेगा उस कैटेगरी को स्टडी करो, आपके उस कैटेगरी में आ रहा होगा कैलकुलेशन है, उस महीने में उस पर्टिकुलर डेट पे आपको कैलकुलेशन रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज फॉरवर्ड। ठीक है, बाकी और कोई भी ट्रांजेक्शन लेना नहीं है कैश बजट में। इसके मिलता जुलता एक चीज मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है, जिसको फ्लेक्सिबल बजट बोला है, उसका रेफरेंस भी मैंने लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक आपने लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट लाइक शेयर जरूर करते रहो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ द कैश बजट, इसके बाद आपका लेक्चर 2 लेक्चर 3 कंटिन्यू आएगा। क्लियर गाइस? So first question we have to start in this lecture, आपके स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन, और पीडीएफ आपसे रेफर कर सकते हो, पीडीएफ से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, बीजेके लिमिटेड, फर्स्ट क्वेश्चन, बीजेके लिमिटेड। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, आपको दिख तो वो सिंपल रहा है कॉन्सेप्ट कि भाई रिसिप्ट को ऐड करना है, पेमेंट को लेस करना है और कुछ नहीं है, ठीक है, इतना तो है, बट एडजस्टमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ो क्योंकि आपको एडजस्टमेंट ही कंफ्यूज करेगा, बाकी कुछ भी कंफ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहला तो ये देखो कि आपका जो फॉर्मेटिंग क्वेश्चन का है वो किस पैटर्न में है, कैसे कैसे क्या क्या आइटम्स दिए हैं, कौन से इनकम है, कौन से मतलब कौन से रिसिप्ट है, कौन से पेमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में लिखा है बीजेके लिमिटेड विशेष टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर द ईयर 24। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट और द सेम ईयर शो द फॉलोइंग वैल्यूज। आपको कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, आपको मंथ दिया हुआ है, अप्रैल महीने का आपको कुछ डेटा दिया है, मई का, जून का, जुलाई का, आपको 4 महीने का डेटा दिया है जिसमें सेल्स है, परचेज है, वेजेस है। अब एक बात ध्यान रखो, जैसे आपने कॉलम्स को देख लिए, सेल्स का एक कॉलम है, एक परचेज का कॉलम है, एक वेजेस का कॉलम है, इन तीनों चीज में आपका रिसिप्ट और पेमेंट जरा आइडेंटिफाई करो। तो अगर आपका बीजेके लिमिटेड है तो आपके पास एक सेल्स का कॉलम दिया है, एक परचेज का कॉलम दिया है और एक वेजेस का कॉलम दिया है। जरा इसमें आइडेंटिफाई करो, सेल्स मतलब क्या होता है, सेल्स मतलब क्या पेमेंट होता है कि रिसिप्ट होता है? ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस तो सेल्स मतलब क्या होगा, हमने पहले देखा है, सेल्स मतलब क्या होगा, इट इज अ रिसिप्ट, ये हमारा रिसिप्ट होगा। ठीक है, परचेज हमारा पेमेंट में जाएगा और वेजेस हमारा पेमेंट में जाएगा। क्लियर? इतना तो पता चल गया। सेल्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो रिसिप्ट में जाएगा, परचेस और वेजेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो पेमेंट में जाएगा।
ठीक है। परचेस ऑन वेजेस पेमेंट में जाएगा, सेल्स के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है कि कितने कॉलम्स दिए हैं और कौन से कॉलम्स में आपको कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, कौन से रिसिप्ट के कॉलम्स होंगे, कौन से पेमेंट में कॉलम्स हो जाएंगे, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है इजी करने के लिए। पूरा कैलकुलेशन आपको 20 मिनट के अंदर हो जाता है अगर आपने प्रॉपरली ध्यान दिया तो, ठीक है। 4 महीने का डेटा दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। हो सकता है आपको 2 महीने का बोले, 3 महीने का बोले, 4 महीने का बोले, अब तक कुछ पता नहीं चला, देखते हैं आगे। फिर आपको सेल्स के बारे में बोला, मैंने क्या बोला, जो भी इंफॉर्मेशन सेल्स पे रहेगा मतलब कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, और जो भी परचेस पे और वेजेस पे रहेगा वो पेमेंट में जाएगा। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसिप्ट बेसिस पे बोला है। 40% ऑफ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड फॉर द कैश, मतलब 40% जितने भी सेल्स हो रहे हैं वो सेल्स का 40% कैश में होगा। अगर 40% कैश में है तो बाकी का सेल्स क्या होगा, उधार, दैट मीन्स क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट, ठीक है। वो कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे फॉर्मेटिंग बनने के बाद। अब क्या बोला उसके आगे, ऑफ इट्स क्रेडिट सेल्स 50% एक्सपेक्टेड टू पे इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ द सेल्स एंड 50% एक्सपेक्टेड टू पे इन द सेकेंड मंथ ऑफ द सेल्स। बस यही ऐसे जो मंथ ऑफ द सेल्स वगैरह आते हैं ना, ये दिमाग के ऊपर जाते हैं। इसके लिए प्रॉपरली ध्यान से, आपको दिख तो वो सिंपल है लेकिन एक भी एडजस्टमेंट अगर आपने गलत पढ़ा और गलत कैलकुलेशन किया, आपका पूरा बजट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही एडजस्टमेंट आपको अलग अलग क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत उसके मतलब समझ जाओ, आपका कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अभी तो नहीं सिखाऊंगा, अभी तो खाली पहले क्वेश्चन देख लो, बाद में प्रैक्टिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहला तो बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है, देखते हैं इसको बाद में। नंबर बी, the company has estimated to pay 50% of total material in cash and rest will be paid in the following month। ठीक है, ये मटेरियल हम लोग को बता रहा है। मटेरियल मतलब क्या, हम कुछ खरीदते हैं तो दैट मीन्स स्टोर या परचेज या गुड्स हम उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर जहां भी परचेज है दैट मीन्स द मटेरियल, ठीक है। एक बात याद रखो, सेल्स का रिलेशन डेटर्स के साथ होता है, डेटर्स को हम लोग कस्टमर बोलते हैं, ठीक है। आपको या तो इस इंफॉर्मेशन के नाम पे आएगा, तो इसके नाम पे आएगा, या तो इसके नाम पे आएगा, तीनों में से किसी एक के नाम पे आपको इंफॉर्मेशन आएगा तो समझ जाने का। इसके नाम पे आया मतलब सेल्स, इसके नाम पे आया मतलब तो भी सेल्स, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका सेल्स का रिलेशन। और उसके साथ ही आपको जो परचेस का रिलेशन आएगा वो होता है आपका सप्लायर या क्रेडिटर या तो फिर मटेरियल, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन। आपको अगर सप्लायर के नाम पे आया तो मतलब समझ जाओ परचेस के ऊपर है, क्रेडिटर के नाम पे आया मतलब परचेस के ऊपर है, मटेरियल नाम क्या है मतलब क्या, परचेस के ऊपर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 50% के बारे में बोल रहा है वो टोटल मटेरियल पेड इन कैश और बाकी का इन अ फॉलोइंग मंथ। या फॉलोइंग मंथ क्या होता है आपको मैं कैलकुलेशन के टाइम पे बताऊंगा, ध्यान से लेक्चर चलने तक रुकना है आपको, ठीक है। तो परचेस के ऊपर का भी इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास। नंबर सी है वेजेस पेड सेकेंड डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, ये अगेन फॉलोइंग मंथ। चलो ठीक है, आपको बता देता हूँ, जहां भी आपको फॉलोइंग मंथ दे रहा है, फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ, समझ जाओ। आपको जब भी फॉलोइंग मंथ बोले मतलब आपको जो पेमेंट करना है वो नेक्स्ट मंथ के सेकेंड डे में पेमेंट करना है, सेकेंड तारीख को पेमेंट करना, मतलब नेक्स्ट मंथ। फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मंथ, मतलब इस महीने का पेमेंट अगले महीने, अगले महीने का पेमेंट उसके अगले महीने, उसके अगले के महीने का पेमेंट उसके अगले महीने, ठीक है। ये हो गया फॉलोइंग मंथ, मतलब इस महीने का। सपोज अप्रैल का कोई पेमेंट है तो अप्रैल का पेमेंट जाएगा मई में, मई का पेमेंट जाएगा जून में, और जून का पेमेंट जाएगा जुलाई में, ठीक है। ये हो गया फॉलोइंग मंथ, वो भी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद दिया है ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश फर्स्ट मई, ठीक है। अगर हमको फर्स्ट मई का दिया हुआ है तो बनाने के लिए कहाँ कौन से मंथ का बोला है, प्रिपेयर द कैश बजट फ्रॉम द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई, मई जून जुलाई 3 महीने का, ठीक है। 3 महीने का हम लोग को बजट बनाना है, कैश बजट बनाना है, जिसमें हम लोग को मई का ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो मई का ओपनिंग बैलेंस है तो सीधा ऊपर से नीचे क्लोजिंग फाइंड करेंगे, फिर क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग, ओपनिंग से फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग से फिर ओपनिंग, ओपनिंग से फिर क्लोजिंग, लास्ट का जुलाई का क्लोजिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना सा इंफॉर्मेशन है और इतनी सी कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। फॉर्मेटिंग ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या रहेगा, वही जो अभी थोड़ा देर आपको पहले मैंने बताया, रिसिप्ट और पेमेंट का फॉर्मेटिंग, ठीक है। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को याद रखो, आगे आने वाले और भी लेक्चर्स में इसके सीरीज में आपको और भी डिटेल्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे, अलग अलग टर्म्स के हिसाब से रहेंगे।
तो फॉर्मेटिंग क्या रहेगा इसका, कौन से महीने में बोला है, मई का कॉन्सेप्ट, जून का कैश और जुलाई का, 3 महीना बोला है। 3 महीने के बाद का हमको सोचना ही नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर कैश बजट, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत होती है ओपनिंग कैश से। ऑलवेज ओपनिंग कैश से, ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। ये हो गया एक नंबर ए, रिसिप्ट्स। आपको क्या करना है, रिसिप्ट्स ऐड करने, ज्यादा रिसिप्ट है नहीं हमारे पास। नंबर बी, पेमेंट्स, तो बी के ऊपर एक ये आएगा टोटल रिसिप्ट करके, आपको टोटल रिसिप्ट फाइंड करनी है। ये टोटल रिसिप्ट के बाद पेमेंट्स, और पेमेंट के बाद आपका आएगा टोटल पेमेंट्स, ए और बी हो गया। और आपको पता ही है फिर ए और बी को क्या करना है, लेस करना है। ए माइनस बी आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। ए माइनस बी करने पे दैट्स इट, इतने आपको आंसर है। यही आपका फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट में आपको क्या इंक्लूड करना है, आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट इंक्लूड करने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सर क्या करें, कहां से स्टार्ट करें, सीधा मई से स्टार्ट कर दे कि जुलाई से स्टार्ट कर दे? कुछ नहीं भाई, जैसा आपको दिया पहले आप इन्फॉर्मेशन ले लो। सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग कैश बैलेंस कौन से, 1 मई का अपना ओपनिंग कैश बैलेंस है 30,000। आपको ये जून और जुलाई का फाइंड करना है, ठीक है। और यहां तक आपको आना है, यहां तक आंसर लेके आना है आपको, ठीक है। तो अभी रिसिप्ट्स के हिसाब से जाते हैं। अभी हमको सिर्फ टेबल को यूज करना है और टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया है 40% आर सेल्स टू बी कैश, कैश सेल्स। जस्ट थिंक अबाउट द लॉजिक कि आपका बिजनेस है, आपके पास कोई ग्राहक आता है, वो 100 रुपए का माल खरीदता है, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, 100 रुपए का माल खरीदता है और आपको बोलता है कि अंकल ये 40 रुपया रखो, 60 रुपया बाद में दूंगा नेक्स्ट मंथ। ये 40 रुपया रखो, 60 रुपया आपको बाद में दूंगा। तो 40 रुपया आपको रखने को जब दिया तो वो सेम मंथ में होगा कि अगले महीने में होगा या पहले हो चुका था? नहीं ना, जिस महीने में आपने कैश ट्रांजेक्शन किया वो कैश ट्रांजेक्शन आपको उसी महीने का रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या था बोलने का कि जो 40 रुपया आपको कैश दे रहा है वो बंदा, वो उसी महीने का होगा, सेम मंथ का होगा, अंडरस्टूड। और जो बोल रहा है 60 रुपया आप नेक्स्ट मंथ में लो, वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। अगर ये महीना हुआ आपका अप्रैल, तो जो कैश ट्रांजेक्शन होगा वो भी अप्रैल का होगा। और जो 60 रुपया उसने बोला कि भाई बाद में ले लो, नेक्स्ट मंथ में ले लो, तो अप्रैल का नेक्स्ट मंथ मई। बस ये फाइंड करना है। इसका मतलब 40 रुपया आपको अप्रैल में रिकॉर्ड करना है और 60 रुपया आपको मई में रिकॉर्ड करना है। अगर मिला तो ठीक है, अगर कलेक्शन हुआ तो मई नेक्स्ट मंथ में कलेक्शन होगा तो ठीक है, 60 रुपया मई में रिकॉर्ड करेंगे। समझा? ये होता है आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। हो सकता है उसने ऐसा बोल दिया कि अंकल 40 रुपया आप रखो, 30 रुपया आपको नेक्स्ट महीने में दूंगा और उसका बचा 30 रुपया आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में दूंगा। अब बताओ, कैश ट्रांजेक्शन तो सेम मंथ में रहेगा, ठीक है। अप्रैल सेम मंथ, अप्रैल कैश ट्रांजेक्शन चेंज होने वाला नहीं है। 30 रुपया नेक्स्ट महीने में देगा, पता नहीं ऐसे कौन सी गरीबी आ गई थी उसको, 30 रुपया बोला कि नेक्स्ट महीने में दूंगा और उसका 30 रुपया उसके बाद 30 रुपया उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में दूंगा। तो ठीक है, अप्रैल का किया ट्रांजेक्शन अप्रैल में रिकॉर्ड होगा, मतलब कैश ट्रांजेक्शन अप्रैल में रिकॉर्ड होगा, 40 रुपया अप्रैल में आ गया। नेक्स्ट मंथ बोला मतलब मई, उसका नेक्स्ट मंथ बोला मतलब जून, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब 30 रुपया जो है मई में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का 30 रुपया जो है जून में रिकॉर्ड करेंगे। समझा? ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलने वाले, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो क्या बोला है, एडजस्टमेंट क्वेश्चंस ध्यान से देखो। 40% आर सेल्स फॉर द कैश। आपको जो कैश सेल्स है वो 40% है, इसका मतलब जो क्रेडिट सेल्स है वो क्या है,
60%। तो सबसे पहले आप सेल्स को आइडेंटिफाई करना सीख लो। आपके पास सेल्स आ रहा है, कैश सेल्स कितना परसेंट? 40%। ठीक है, इसका मतलब आपके टोटल सेल्स को अगर आप स्पेसिफाई करोगे, आपके टोटल सेल्स को अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो उसको दो पार्ट मिलेगा, एक 40% और एक 60%। इस 40% को अपने ने बोला कैश सेल्स, तो बचा कुचा 60% क्या होगा आपका? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब कैश सेल्स जो होता है वो सेम मंथ का होता है। ठीक है, उसी महीने का ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन जो 60% है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं। नहीं है मतलब ऐसा हो नहीं सकता, आगे है। क्या बोला है? आपका जो बचा कुचा 60% है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ऑफ क्रेडिट सेल्स मतलब आपका जो क्रेडिट सेल्स है उसका 50%, मतलब इसका 50%। अगर ये 50% इधर आ गया तो इधर भी कितना परसेंट आएगा? 50%। ठीक है, उसका 60% का 50% पे इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ सेल्स। आपने जो महीने में सेल्स किया है उसके बाद वाले मंथ में आपको लेना है। ये हो गया मंथ ऑफ द सेल, ये हो गया आफ्टर मंथ ऑफ द सेल। ठीक है, जिस महीने में आपने सेल किया है उसके बाद वाले महीने में आपको लेना है, मतलब नेक्स्ट मंथ। सिंपल सिंपल, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? बोल दो ना नेक्स्ट मंथ में लेना है या फॉलोइंग मंथ में लेना है। ठीक है, जिस महीने में आपने सेल किया उस महीने के आफ्टर मंथ, मतलब दूसरे महीने में आपको लेना है नेक्स्ट मंथ, मतलब 50% नेक्स्ट मंथ में लेना है। उसके बाद क्या बोल दिया? एंड 50% एक्सपेक्टेड इन पे सेकेंड मंथ ऑफ द सेम मंथ, मतलब जिस महीने में आपने बेचा था उसके दूसरे महीने में आपको लेना है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये सेम मंथ हो गया, ये फर्स्ट मतलब फॉलोइंग मंथ हो गया, नेक्स्ट मंथ, और ये सेकेंड मंथ हो गया। इन सिंपल, अगर ये अप्रैल है तो ये मई होगा और ये जून होगा। कुछ समझा? यस। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप सबसे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख दिया कैश सेल्स, यहाँ पे आप लिखोगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्या लिखोगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर कब कब होने वाला है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में दो कॉन्सेप्ट है, एक है नेक्स्ट मंथ और है सेकेंड नेक्स्ट मंथ। बस ये दो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट मंथ और सेकेंड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कैश सेल्स, सबसे पहले कैश सेल्स के लो। अब कैश सेल्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जिस महीने का सेल्स है उस महीने का तो आना चाहिए। अब जिस महीने का सेल्स है मतलब क्या? हमको बनाने का है मई, तो मई का सेल्स ले लो। देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है मई, तो मई का सेल्स उठाओ। मई का सेल्स कितना है? सेल्स आ जाओ। अप्रैल नहीं, अप्रैल में 1.5 लाख का सेल्स है, मई में 1,80,000 का सेल्स है। इसका मतलब थोड़ा लोचा है, क्या थोड़ा लोचा है, समझ के रखने का, पूरा देखने का, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे हमको लोचा दे दिया है। इसका मतलब ऐसे नहीं सोचने का मई से है तो मई से स्टार्ट करके देखने का। भाई ऐसा तो हो सकता है ना, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आया, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आया, मतलब उसके पहले का भी कोई ट्रांजेक्शन था, मतलब अप्रैल का कोई ट्रांजेक्शन देगा जो इस मंथ आएगा और उसके अगले महीने आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली मई लिखा है तो मई से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचने का। हाँ, इतना चीज है कि जब कैश है तो कैश का सेम रिकॉर्ड होगा। तो कैश का मई, कैश कितना है मई में? कैश सेल्स मतलब मई में आपको है 1,80,000। मई का आपका सेल्स है 1,80,000। ठीक है, मई का सेल्स, तो मई का सेल्स का सीधा 40% ले लो। 1,80,000 का 40% 72,000 कैश सेल्स में जाएगा। जून का, जून का ले लो। जून का कितना है? 1,40,000। उसका कितना परसेंट? 40%। 1,40,000 का 40% 56,000। ये रहा आपका जुलाई। जुलाई का कैश सेल्स लो। जुलाई का सेल्स देखो कितना है? 1.5 लाख का 40% 60,000 हो गया। ये हो गया आपका 60,000, ये हो गया आपका कैश सेल्स। ठीक है, 72, 56 और 60,000 ये कैश सेल्स। कैश सेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिस महीने का है उस महीने का आपको 40% लेना है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं हम लोग,
अगर हम लोग उसको स्टार्ट में देखें, अप्रैल से देखें, क्योंकि उसके पहले का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अप्रैल का सेल्स आपके पास कितना है? अप्रैल का सेल्स है 1.5 लाख। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका 40 छोड़ दो, 40 छोड़ दो। क्यों सर, क्यों छोड़ने का? अरे भाई हमारे पास अप्रैल का तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और कैश सेल्स जिस महीने का बोला उसी महीने में आता है, बाकी और महीने में नहीं आता है। तो 40% का कॉन्सेप्ट जाने दो। ठीक है, तो अप्रैल हो गया, तो अप्रैल का ये अप्रैल होगा, ये होगा मई, और ये होगा जून। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे लोचा है ना कि 1.5 लाख में 40% तो अप्रैल का था, बाकी का जो पैसा बचा 60% वो तो नेक्स्ट, और बाकी का नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आने वाला है। मतलब यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 1.5 लाख का कितना परसेंट? 60%। अब जो भी हम लोग यहाँ पे अमाउंट लेंगे ना, वो सबका 60% ही लेंगे, क्योंकि 40% तो हो चुका, अब 60% लेंगे। तो 1.5 लाख का 60% इंटू 60% कितना होता है? 90,000। इट मीन्स 90,000 का हाफ ऑफ, हाफ ऑफ कितना? 50-50। ये हो गया 50, ये हो गया 50, 45-45। इट मीन्स 45,000 मई में, और 45,000 कहां पे? जून में। 45,000 मई में। अप्रैल का बचा कुचा पैसा मई में, और अप्रैल का ही बचा कुचा पैसा जून में आने वाला है। नेक्स्ट मंथ, ये रहा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ 45,000, और उसके बाद का सेकेंड मंथ, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ है अप्रैल का, उस महीने में कुछ भी नहीं, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ कितना? 45,000। नीचे, ऊपर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अप्रैल का मई में और जून में, तो मई का जून में, जुलाई में, जुलाई का कहां पे जाएगा? अगस्त, सितंबर। ठीक है, वो तो है ही नहीं हमारे पास। ये हो गया अप्रैल ना। अप्रैल के बाद और एक लेते हैं, उसके बाद का आता है ना अप्रैल का। अगर मैं यहाँ पे अप्रैल लिखूं तो देखो, अप्रैल मई जून, मई जून जुलाई, जुलाई जून, जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई का कुछ भी नहीं आएगा, मतलब सीरीज में आगे बढ़ो। अप्रैल हो गया, 9 मई लेते हैं। मई में कितना सेल्स है? मई का सेल्स है 1,80,000 का। कितना लेना है? 40% तो होगा ही नहीं, 40% तो रिकॉर्ड खत्म हो गया, और सीधा कितना? 60%। तो 1,80,000 का 60%, कैलकुलेटर लो, 1,80,000 का 60%, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 2, 50-50% करना है ना, दैट मीन्स 54,000, 54,000, 54, 54। लेकिन मंथ क्या होगा? यहां पे हमने लिखा है, ये तो मई हो गया, तो मई का सेम मंथ मई होता है, ये मई हो गया। ठीक है, तो मई, नेक्स्ट मंथ मई जून, उसके नेक्स्ट मंथ जुलाई। ठीक है, तो जून में अपने को लिखना है 54,000, मतलब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ 54,000, और उसका 54,000 नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जुलाई। ये हो गया नेक्स्ट मंथ, और ये हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जुलाई। अब हमारे पास यहाँ पे एक फिगर आउट बचा है, इसका मतलब कौन सा? मई हो गया, जून। आई होप आपको समझता रहेगा। जून का, ना जून का सेल्स कितना है हमारे पास? जून का सेल्स है 1,40,000 का। अब 1,40,000 का 40% निकालना है क्या? ना, खत्म करो, 40% तो उत्तर अपना खत्म हो गया है, 60% का बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1,40,000 का 60%, 84,000, 84,000 का हाफ डिवाइड बाय 2, 42,000, 42,000। अब जरा ध्यान से देखो, जून मतलब यहां भी क्या होना चाहिए? जून, बराबर है, जून जून, नेक्स्ट मंथ जुलाई होना चाहिए, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अगस्त होना चाहिए। अगस्त है क्या? नहीं है, छोड़ दो, नहीं आएगा। जून नहीं आएगा, बचा गया जुलाई, मतलब जून का ट्रांजेक्शन नेक्स्ट मंथ जुलाई में, ये रहा आपका नेक्स्ट मंथ ट्रांजेक्शन जुलाई, 42,000। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ है ही नहीं, तो जब नहीं है तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। क्लियर? ये थोड़ा माथापच्ची करने वाला कॉन्सेप्ट था, एक ही बार आपको समझ में आएगा। ये पूरा ट्रांजेक्शन एक बार आपने समझ लिया, बस आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स। हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा हो गया। फर्स्ट आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली, वापस से चेक कर सकते हो। ठीक है,
40% के कॉन्सेप्ट में जाएगा, 60% ऑन क्रेडिट, 60% का हाफ हाफ नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। मतलब ये ट्रांजेक्शन आपको कभी भी आए फॉलोइंग मंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो ऐसे समझ जाओ। तो मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ सेल्स, जिस महीना किया है उसके नेक्स्ट महीना जाएगा, और सेकंड मंथ उसके नेक्स्ट महीना जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ। फॉलोइंग मंथ सोचना ही नहीं है, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सेकेंड, तो आपको सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, खत्म हो गया, और कोई दिया नहीं है। नंबर बी, कंपनी हैज एस्टिमेटेड टू पे। पे मतलब पेमेंट, पे मतलब पेमेंट, पे मतलब पेमेंट साइड में जाना है, ठीक है। 50% ऑफ टोटल मटेरियल इन कैश एंड रेस्ट विल बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, और जुलाई का अगस्त में, ये फॉलोइंग मंथ जाएगा। लेकिन कैश जो रहेगा वो सेम मंथ में आएगा। तो कैश कितना है? 50%, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैश परचेज, कितना परसेंट? 50%। नंबर टू, पेमेंट टू क्रेडिटर, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ, दैट मीन्स 50%, 50% फॉलोइंग मंथ। सिंपल सिंपल, ठीक है। और वेजेस पेड इन सेकेंड डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। वेजेस जो पेड हो रहा है, हम लोग इसको दो बार करेंगे, ठीक है। वेजेस आर पेड इन द सेकेंड डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग, अंडरलाइन द वर्ड फॉलोइंग। कैसे अंडरलाइन करोगे? स्क्रीन पे नहीं तो, लेकिन अगर आप लिखे हो तो उसको लिख लो अच्छे से। फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के सेकेंड डे। अप्रैल का मई, मई का जून, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, ऐसा जाने वाला है, ठीक है। तो वेजेस भी क्या होगा? रिसिप्ट में आएगा कि पेमेंट में आएगा? पेमेंट। पेड बोला है ना, तो पेमेंट। वेजेस पेड, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, सीधा हमको बोला है ओपनिंग बैलेंस, हमने पहले लिख दिया, बस खत्म हो गया, कहानी खत्म। ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, जिसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े बड़े होंगे, लेंदी होंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा रहेगा, टाइम लेगा, आएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लेक्चर पे बने रहो। ओके सर, हम बने रहेंगे, आप चिंता मत करो। कोई बात नहीं, मेरे को क्या चिंता है, कैलकुलेशन है करना भी, ठीक है। आपको बस क्या करना है, उठाना है पेमेंट का कॉन्सेप्ट और ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। हर एक चीज कैश बजट कैलकुलेट करने, सॉरी कैश बजट आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको डायग्राम प्रिपरेशन प्रॉपर आना चाहिए। वर्किंग नोट, दैट मींस वर्किंग नोट। परचेज, परचेज को कॉन्सेप्ट में क्या बोला है? 50% कैश है, तो 50% क्या है? क्रेडिट। अगर 50% कैश है तो वो सेम मंथ में जाएगा, ठीक है, सेम मंथ। और जो क्रेडिट है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन बोला है कि फॉलोइंग मंथ है, ऐसा लिख देने का, फॉलोइंग मंथ। तो फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ। सर अब समझ में आ गया, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, कैश जिस महीने का है उस महीने का आपको लिखना है। मतलब कि मई का है तो मई का कैश पेमेंट, जून का जून का कैश पेमेंट, जुलाई का जुलाई का कैश पेमेंट। आपका जो मई है, मई जून जुलाई, ये परचेज कितने हैं? मई का परचेज, जून का परचेज, जुलाई का परचेज। मई का परचेज है आपका 60,000 का परचेज है, जून का आपका जो परचेज है 65,000 का परचेज है, एंड जुलाई का जो परचेज है वो 70,000 का परचेज है। जिस महीने का बजट है उस महीने का कैश ट्रांजेक्शन आपको निकालना है, ठीक है। 40% सेम मंथ, तो 40 बाकी का 60%, सॉरी हाँ 50% ना, 50%, 50% सेम मंथ, बाकी का 50% नेक्स्ट मंथ, ठीक है। 50-50, 50-50, आधा आधा। 30,000, 65,000 का हाफ 32,500, ठीक है। और इसका आएगा 35,000, 35,000, 30,000, 30,000, 32,500 और 35,000। अब चलिए यहाँ पे देखो कि अगर ये मई है तो उसका नेक्स्ट मंथ क्या होगा? जून, मतलब ये जून में जाएगा, ठीक है। मई का सेम मंथ, नेक्स्ट मंथ, जून है तो ये जाएगा जुलाई में,
और ये जुलाई है, मई जून जुलाई, हाँ अगर ये जुलाई है ये जाएगा अगस्त में, बाकी का तो सेम मंथ पे रहने वाला है। सॉरी, कैश ट्रांजेक्शन, तो मई का 30,000 का कैश ट्रांजेक्शन हो गया, जून का 32,500 का कैश ट्रांजेक्शन हो गया, और इसका 35,000 का कैश ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, ये खत्म। तो बाकी का 30,000 मई का कहाँ जाने वाला है? जून में। जून का जाने वाला है जुलाई में, और जो जुलाई का जाएगा वो अगस्त में जाएगा। अगस्त तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो है ना, यहाँ तो आएगा ना, आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन आएगा तो जरूर। मतलब मई का कुछ है, तो मई का कुछ है तो उसके ऊपर रिवर्स पैटर्न में जाओ। अगर हम अप्रैल का हमारे पास मंथ दिया हुआ है तो कुछ सोच समझ के दिया रहेगा, तो अप्रैल का सेम मंथ जाएगा और बाकी का नेक्स्ट मंथ जाएगा। अप्रैल का नेक्स्ट मंथ क्या होता है? मई। ये हो गया ना, मतलब हमको अप्रैल का एक सेल्स परचेस लिखना है। अप्रैल का परचेस कितना है? 50,000। अगर हम अप्रैल के 50,000 को आधा करें तो 25,000 सेम मंथ में चला गया। बाकी जो 25,000 बचा वो हमको कहाँ मिलने वाला है? सॉरी, कहाँ पे करेंगे हम लोग? मई में। सो अप्रैल का नेक्स्ट मंथ होता है मई, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा कितना? 25,000। हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या था? ये हो गया आपका परचेस का भी। नेक्स्ट है वेजेस पेड। वेजेस पेड क्या बोला है? फॉलोइंग मंथ। सीधा इधर लिखना है फॉलोइंग मंथ। अगर फॉलोइंग मंथ हो गया तो मई का जून, जून का जुलाई, ऐसा करना है। तो अप्रैल का मई में, तो अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में, जून का पेमेंट जुलाई में, और जुलाई का पेमेंट अगस्त में। तो अप्रैल का कितना है? अप्रैल का 10,000 है, तो अप्रैल को मई में पेमेंट करेंगे। तो अप्रैल का पेमेंट मई में 10,000, मई का कितना है? 12,000, वो जाएगा जून में, और जो जून का है 13,000 हो जाएगा जुलाई में। फॉलोइंग मंथ, सीधा वेजेस फॉलोइंग मंथ। ठीक है, जुलाई का कहाँ लिखेंगे सर? अगस्त में। बनाएंगे क्या टेबल? नहीं, कितना बोला? 3, मई जून जुलाई, खत्म, 3 चीजें, दैट्स इट, हो गया, इतना ही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो हमने आज पूरे लेक्चर्स में क्या सीखा कि मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स क्या होता है, फॉलोइंग मंथ क्या होता है, आफ्टर 2 मंथ क्या होता है, ये पूरे कैलकुलेशन हमने सीखे। ठीक है, और इसमें क्या फाइंड करने का सीखा? क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने का सीखा। ये छोटा क्वेश्चन था, इसके आगे एक बड़ा क्वेश्चन लेके आऊंगा और कंटिन्यू सीरीज में लेके आऊंगा। ठीक है, तो फटाफट क्या करना है? टोटल करना, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये तीनों का टोटल 30,000, 72, 45, 1,47,000। ये हो गया। बी फाइंड करो, इसका प्लस 30,000, 25,000, 10,000, 65,000। तो ए माइनस बी, A minus B, 1,47,000 minus 65,000 is equal to 82,000। ये 82,000 मई का क्लोजिंग है, तो कहाँ पे ओपनिंग होगा? जून के ओपनिंग में आएगा 82,000। अब यहाँ पे प्लस 82,000 प्लस 56,000 प्लस 54,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 2,37,000। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलत हो रहा है तो तुम लोग थोड़ा प्रॉपरली करो। ठीक है, तो 32,000 यहाँ पे पेमेंट अपने को करना है, 32,500 का, फिर 30,000 का, फिर 12,000 का, इज इक्वल टू 74,500 पेमेंट। लेस करेंगे 2,37,000 में से 74,500 को 162,500 बचेगा, जो कि नेक्स्ट ओपनिंग में जाएगा जुलाई के 1,62,500। तो लास्ट वाला देखो, 1,62,500 प्लस 60,000 प्लस 42,000 प्लस 54,000 इज इक्वल टू 3,18,500 का रिसिप्ट हुआ। पेमेंट कितना करना है? 35,000 प्लस 32,500 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 80,500 का पेमेंट है, जो कि क्लोजिंग हमारे पास बचेगा वो बचेगा 3,18,500 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,38,000 का
हमारे पास कैश बचेगा जुलाई में 2,38,000। ठीक है, सो ये रहा हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस इन द मंथ ऑफ जुलाई विच विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स अगस्त। मतलब अगस्त के ओपनिंग तक हमारे पास 2,38,000 का कैश बचना चाहिए, और यही है आपका फर्स्ट मेथड फॉर द सिलेबस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड का हमने क्या सीखा, कंटिन्यूअस मंथ हो, फ्लो में चलाता है, या तो कंटिन्यूअस मंथ हो, या तो कंटिन्यूअस डे हो, या तो वीक हो, या तो क्वार्टरली पीरियड हो, कुछ भी हो, आप जिसके हिसाब से आपका जैसा ट्रांजेक्शन रहेगा उसके हिसाब से आप बजट बना सकते हो दिए हुए ट्रांजेक्शन से। बस इतना है कि कैश की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब आपका कैश का रिसिप्ट और पेमेंट आप कौन से मंथ करने वाले हो उसके हिसाब से आपका आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं थी, बस कॉन्सेप्ट आपका जो वर्डिंग है उसको समझना है। फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ, जो कि हमने इसी लेक्चर्स में देखा। इसके आने वाले लेक्चर्स में आपको टाइम लैग मिलेगा, उसका थोड़ा सा अलग लॉजिक है, बाकी और कुछ नहीं है। रिसिप्ट में आपको रिसिप्ट ऐड करना है, पेमेंट में आपको पेमेंट ऐड करना है, ठीक है, जिसमें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइंड करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग लेके आएंगे नया क्वेश्चन, थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें मगजमारी थोड़ा ज्यादा, लेकिन इन सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आया हुआ रहेगा, अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।